मैं कंप्यूटर ऑडियो यूज करूँ, क्या करूँ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। Do you listen me? Yes, ma'am. हाँ जी, अब आई आवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, जा रही है आवाज की ठीक है। हमने स्क्रीन शेयर, दूसरी स्क्रीन शेयर पे कैसे जाएंगे? अच्छा जी, कल हमने शुरू किया था वैलिडेशन को, और वैलिडेशन के हमने 2 स्टेप्स पढ़े थे, एक्यूरेसी को और प्रिसीजन को देखा था। ठीक है, आपके साथ मैंने ये पीडीएफ भी शेयर कर दी थी, और इसके अलावा एक और चीज भी शेयर की थी, और आपको लिंक भी शेयर कर दिया था। ठीक है जी, देखा है सब लोगों ने? यस मैम। ओके, अच्छा अच्छा। एक मैंने आपके साथ है कल का भी कुछ रहता था, वो पहले हम वो देख लेते हैं। स्टॉप शेयरिंग के साथ में स्क्रीन शेयरिंग, नहीं वो नहीं आ रहा, वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा। अच्छा, आ गया। ओके, ये मैंने कल आपसे हमने देखा था कि हम जब भी मेथड डेवलप कर रहे हैं तो क्या है हमारे पास आईसीएच गाइडलाइन हमने कुछ पढ़ी थी, फिर हमने देखा था कि एनडीए का, उसने कहा कि एनडीए के एग्रीमेंट होने चाहिए हमारे पास, और लास्ट वन उसने कहा कि जी हमारे पास जीएमपी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब ये तीनों चारों क्या है, मैंने कहा थोड़ा सा पहले आपको इसके बारे में बता दूं कि हम ये जो सारी मेथड डेवलपमेंट, मेथड ऑप्टिमाइजेशन और वैलिडेशन कर रहे हैं, तो आईसीएच गाइडलाइन क्या है। तो आईसीएच बेसिकली किसके लिए स्टैंड होता है? ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है on harmonization of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use, and it provides a unified standard for Canada, European Union, Japan and the United States with respect to the interpretation and application of technical expertise। ठीक है जी, तो ये गाइडलाइंस हैं जो कि हमें, जो हमारे पास एनडीए, एफडीए, आईएसओ सर्टिफिकेशन, वो सारी ये जो सी हमें किसी एक को फॉलो करना पड़ता है कोई भी नया मेथड डेवलप करते वक्त, नई टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने से पहले। तो आईसीएच का पता चल गया कि आईसीएच क्या है। ठीक है, अब आईसीएच के मैंने कहा था कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब वो कैटेगरीज क्या है आईसीएच की? आईसीएच ने अपने क्वालिटी गाइडलाइंस, जिससे आईएसओ था ना सर्टिफिकेशन के लिए था, तो इसने अपने क्वालिटी की गाइडलाइंस बनाई हुई है, सेफ्टी गाइडलाइंस, जो सेफ्टी किसी, सपोज अगर हम अपने यूनिवर्सिटी को लेते हैं तो यहाँ पर जो एमएससी की जो क्वालिटी है, उसकी कौन सी पैरामीटर्स को हम फॉलो कर रहे हैं आईसीएच की, और कौन सी को नहीं फॉलो कर रहे। तो ये क्या होगा कि क्वालिटी गाइडलाइंस की हम देखेंगे कि हम उसमें से कितने % को मीट कर रहे हैं। सेफ्टी गाइडलाइंस क्या आ जाएंगी कि वहाँ पे जो जितने भी लोग आते हैं उनका, उनकी जो है जिंदगी एज वेल एज उनकी जो बिलोंगिंग्स हैं, उनकी जो लैब्स हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं, उनके जो घर हैं, या उनकी जिंदगी, इवन आपकी जो कैंपस है, अगर सपोज वो एक, आपको पता है उसके 3 रास्ते एंट्रेंस के बने हुए हैं ना, कि 3 स्टेयर्स हैं, एक सेंटर में से, एक लेफ्ट और एक राइट की एक्सट्रीम पर है। तो क्या होता है आपके पास, अगर वहां पे सिर्फ एक ही रास्ता हो
उस बिल्डिंग में सिर्फ आने और जाने का एक ही रास्ता हो, तो वो क्या होगा, वो गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे। और जब भी कोई भी वहां पे सर्टिफिकेशन करने आएगा तो वो उसको जो है वो उसको पास नहीं करके जाएगा, बल्कि वो वहां पर उसको एक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे वो देगा कि हाँ जी ये इसकी सेफ्टी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, कि सपोज वहां पे खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे वहां पे जितने भी लोग हैं ऊपर वो कैसे नीचे आएंगे, ठीक है। तो ये सेफ्टी गाइडलाइन को फॉलो करना। फिर एफिकेसी गाइडलाइन, एफिकेसी गाइडलाइन क्या होगी कि आपने कोई मेथड डेवलप किया है या आपकी जो भी प्रोडक्ट निकल रही है वो अपने जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया है वो उसमें कितने परसेंट एफिशिएंटली वो काम कर रही है, उसकी कितनी एफिकेसी कितनी है। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस के और बहुत सारी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, टेक्निक टू टेक्निक, हर किसी के लिए हमें डिफरेंट गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। तो ये मेन 3 है जो कि हर जगह पे फॉलो करनी पड़ती हैं। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक, आप कह सकते हो कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस इंस्ट्रूमेंट की, उस टेक्निक की, उस प्रोडक्ट की हमने अपनी डिजाइन करनी होती है कि हाँ जी इसके लिए ये चीजें फॉलो करना जरूरी है। तो ये ICH गाइडलाइंस का आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई तो ये क्या है, जिसका हमने ISO सर्टिफिकेशन पढ़ा था। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, मेथड डेवलपमेंट के लिए अगर हम ICH गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं तो हमें इन चारों पैरामीटर्स पर अपने प्रोसेस को लेकर उसकी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या था हमने पढ़ा था कि ICH के बाद था NDA से अप्रूव। NDA क्या है, NDA स्टैंड्स फॉर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का मतलब है इम्पोर्टेंट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट लीगल फ्रेमवर्क। एक प्रोडक्ट मैंने डिजाइन किया, एक मेथड मैंने डेवलप किया है, कोई और अगर ये कहता है कि हाँ जी ये मैंने भी काम किया हुआ है, तो अब क्या होगा, हमारा एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा। तो डिस्प्यूट से बचने के लिए क्या है, जैसे ही आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो उसकी जो भी स्पेसिफिकेशन है आप उसको फॉलो करके आप उसका क्या कर लोगे, आप उसके कॉपीराइट ले लोगे, अपने नाम करा लोगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके बाद फिर दूसरा जब करेगा तो वो उस पहले से कॉपीराइट आपके पास होंगे, तो आपका नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट आपके पास होगा, तो वो आपके डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होगा और वो मेथड, वो डेवलपमेंट, वो राइट अप आपकी मल्कियत रहेगा। तो आपने कोई भी मेथड डेवलप करना है, कोई भी राइट अप करना है, तो आपने नॉन डिस्क्लोजर, जिस आज के हम कहते हैं प्लेजरिज्म, हम चेक करते हैं कि हमने जो लिखा है वो किसी ने वैसा पहले तो नहीं लिखा हुआ, कितने परसेंट पहले लिखा हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास है, हमने 18% से कम उसकी जौन सी है वो सिमिलैरिटी होनी चाहिए। तब हम कहते हैं हाँ अगर इतनी सिमिलैरिटी 18% से कम है तो अब हम इसको अपना, इसके कॉपीराइट, इस स्टेटमेंट के, इस बुक के हम अपने पास रख सकते हैं कॉपीराइट, ठीक है। सेकेंडली क्या है कि अगर आपने कोई मेथड डेवलप किया है, आपने उसका के बाद आपने उसके कॉपीराइट ले लिए हैं, तो क्या होगा कि आपके पास आप डिस्क्लोजर, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, आपके पास वो लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है कि ये मेथड मैंने डेवलप किया है, इसको जो भी अडॉप्ट करेगा उसे मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपके बाद कोई करेगा तो क्या होगा, वो अपने नाम से नहीं शो कर सकता। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट लीगल फ्रेमवर्क दैट इज यूज्ड to protect sensitive and confidential information from being made available by the recipient of that information. Companies and startups use these documents to ensure that their good ideas would not be stolen by people they are negotiating with. Suppose जिस तरह आपकी पेप्सी है, मिरिंडा है, जिसने भी ये कोल्ड ड्रिंक है, अब कोई भी इन जैसा दोबारा नहीं बना पाया, कुछ अगर किसी ने बनाया भी उसका स्टैंडर्ड उससे कुछ कम है या कुछ ज्यादा है, उनकी अपनी आइडेंटिटी है। तो क्या है कि अब वो उसको अगर कोई चुरा लेगा और एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी करने की कोशिश करेगा तो वो उस पर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट इज यूज्ड व्हेन अ हायर डिग्री ऑफ सीक्रेसी इज रिक्वायर्ड। इसे हम कब करते हैं, जब हायर डिग्री ऑफ सीक्रेसी रिक्वायर्ड होती है। नॉन डिस्क्लोजर का मतलब implies you must not disclose personal और प्राइवेट इंफॉर्मेशन। हमने जो मेथड डेवलप किया है हम उसको किसी को नहीं बताना चाहते और वो हमारा है, इसे हमने कॉन्फिडेंशियल रखना है। इसे प्रोएक्टिव इन मेकिंग श्योर इंफॉर्मेशन इज केप्ट सीक्रेट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द NDA एंड कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट। कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट क्या होता है और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट क्या है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब है कि अब हम इसको जो हमारे है उसको हम किसी को भी नहीं बताएंगे, जबकि नॉन
बच्चे आप इसको म्यूट कर लें, सब स्टूडेंट्स अपने इसको म्यूट करें बेटा। फिर किसी का कोई क्वेश्चन है ना, फिर मेरे से आप अनम्यूट किया करें अपने आप को। हाँ लैपटॉप पे नहीं होंगे बच्चे, ये कौन बात है? ठीक है जी, ओके। तो ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हो गया, और फिर कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट में क्या फर्क है? उसके अलावा हमने थर्ड टर्म पढ़ी थी गुड मैन्युफैक्चर, जीएमपी, स्मॉल छोटा सा सी भी लिखा हुआ था। तो इस तरह डिफरेंस क्या है, ये फर्क जीएमपी क्या है? जीएमपी रूल्स क्या है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, हम मेथड डेवलप कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट हमने एक मैन्युफैक्चर करनी है चीज, प्रोडक्ट आनी है, वो टैबलेट हो सकता है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक हो सकता है, कोई एनी अदर प्रोडक्ट जो भी आप कर रहे हो मैन्युफैक्चर। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इज अ सिस्टम to ensure products are consistently produced and controlled according to quality standards। कि एक दफा जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है, हर दफा वो, जिस तरह आप केएफसी है ना, केएफसी का आपने जो है वो केएफसी जब आपने खाया है तो उसमें हर दफा टेस्ट वेरी नहीं करता, क्योंकि वो अपने ब्रायलर्स उनको खुद ग्रो कराते हैं, उनकी जो फीड है वो भी वो खुद बनाते हैं, तो उनके चिकन का टेस्ट, उसके बाद वो जो उन्होंने उससे जो बर्गर बनाना है, उससे जो उन्होंने फ्राई करना है, उसकी एक खास एज है उस चिकन की, उसके एक खास साइज है, जब तक वो मेंटेन नहीं होगा वो उसको उस फ्राई करने के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, उस फिंगर को फ्राई करने के लिए यूज नहीं करेंगे। जबकि आप अगर खुद करेंगे, कोई और कंपनी करेगी, वो बाजार से ब्रायलर लाएगी, तो उसका वो टेस्ट वेरी कर जाएगा। ठीक है, तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है कि इंश्योर करना है कंसिस्टेंसी को, ensure products are consistently produced, ये रिप्रोड्यूसेबल है, हर दफा वही टेस्ट होगा, वो चेंज नहीं होगा, हर दफा वही यील्ड आएगी। कोई प्रोडक्ट अगर आपने मेथड डेवलप किया है, अब प्रोडक्ट में उसकी यील्ड में फर्क नहीं आएगा, उसकी क्वालिटी में फर्क नहीं आएगा। तो अब हम ये कहेंगे कि ये जीएमपी प्रैक्टिस को हमने फॉलो किया। इसके साथ अगर स्मॉल जी लगा हुआ तो इसका मतलब है करंट, कि करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अब ये जो है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है कि सपोज पहले मैनुअल पैकिंग होती थी, अब क्या है, अब पैकिंग किसी भी मटेरियल की कैसे होनी है, अब पैकिंग के लिए हमने मशीन यूज करनी है। तो अब क्या वो रिसेंट प्रैक्टिस हो गई, अब हमने इसमें टेक्नोलॉजी यूज की, मेथड यूज किया, तो इसने कहा स्टैंड्स फॉर द करंट which indicated the most recent standards, technology and methods are being applied for operations। ठीक है जी। अब इसके 5 मेन कंपोनेंट्स हैं, वो क्या है? वो कहता है 5 P's हैं। To simplify this, GMP helps to ensure the consistent quality and safety of the product by focusing attention on 5 key elements, which are often referred to as the 5 P's of the GMP। पीपल है, पीपल जितने भी हैं वो सब, उनकी एक्सपर्टीज पूरी है। प्रीमिसेस, जिस प्रीमिसेस में सपोज कोई फार्मास्यूटिकल की कोई ड्रग डेवलप हो रही है, तो उसका जो प्रीमिसेस है वो सारे का सारा उसकी जो हाइजेनिक है, वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है वो सारे अवेलेबल हैं। प्रोसेसेस, उस पर जो प्रोसेस किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू द जो उसके साथ मैनुअल दिया हुआ है उसको फॉलो करके कर रहे हैं। प्रोडक्ट जो बन रही हैं और जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट बन रही हैं विद द सेम यील्ड। So these are the 5 P's that help to maintain the GMP, good manufacturing practices: people, premises, processes, product and manufacturer। So is it clear to all of you? ठीक है, किसी ने कुछ पूछना हो इसमें से? हाँ जी, रेज हैंड हुआ है, बताएं। इशफाक, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं मैम। अच्छा, चले चले, किसी ने और कुछ पूछना है? आगे चलें। चलेंगे। अब हमने कल एक्यूरेसी, हमने कहा कि मेथड वैलिडेशन के ये स्टेप्स हैं। एक्यूरेसी को हमने देखा था। एक्यूरेसी आपको सिंपल, जिस तरह आप हमेशा पढ़ते हो, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू है, measured by परसेंट रिकवरी से हम देखते हैं ऑफ सैंपल, स्पाइक्स और परसेंट एरर इन द एनालिसिस ऑफ द रेफरेंस सैंपल। स्पाइक सॉल्यूशन को कल मैंने डिटेल से डिस्कस कर दिया था कि उसमें जितने परसेंट हमने ऐड किया है, जो उतने परसेंट डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो वो हमें ये बताएगा कि आपका सैंपल जौन सा है, वो आपका जो एनालिसिस है वो कितना एक्यूरेट है।
इसको हम दो तरह से, वो कहता है कि हम इसको दो तरह से लेते हैं, एक ट्रूनेस एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी इज स्टडीड एज टू कंपोनेंट्स, उसकी ट्रूनेस और उसकी प्रिसीजन। द ट्रूनेस ऑफ अ मेथड क्या है, is an expression of how close the mean of a set of results is to the true value, and trueness is normally expressed in terms of bias. bias के trueness को वो कहता है हम bias लेते हैं, जबकि इसको हम जो है हमारे पास मेथड की ट्रूनेस क्या है कि ये बताती है कि आपका वो जो ट्रू वैल्यू है उससे कितना क्लोज है। अब ट्रूनेस क्या है, ट्रूनेस आर अवेलेबल एंड इफ पॉसिबल बोथ शुड बी परफॉर्म। दो टेक्निक्स हैं इसको चेक करने की, मेथड को कंपेयर करें या रेफरेंस के साथ कंपेयर करें। मेथड को कैसे कंपेयर करना है, इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू मेथड इनटू द डिपार्टमेंट which has already been validated, compare the result from the two methods for the same sample। आपने एक मेथड डेवलप किया नया, आपके पास पुराना भी एक मेथड है जिसको आपने यूज किया, तो जो पुराना मेथड है अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट सेम आते हैं या नहीं आते। So this will give you the method comparison to check the trueness of your developed method. It is recommended that a minimum of 10 samples are compared। 10 सैंपल्स को आपने जो अपना मेथड डेवलप किया है उस पे उसके रिजल्ट्स लेने हैं, और जो ऑलरेडी डेवलप्ड मेथड है 10 सैंपल्स का उस पर रिजल्ट कैरी ऑन करना है। और इफ एनालाइजर इज बीइंग यूज्ड देन दिस नंबर शुड बी एट लीस्ट 30 सैंपल्स। तो 30 सैंपल्स, 10 से लेके 30 सैंपल्स तक आपकी रेंज है ट्रूनेस को चेक करने के लिए, अगर आपने दो मेथड्स को कंपेयर करना है। यूज अ स्टैटिस्टिकल पैकेज, यूज अ स्टैटिस्टिकल पैकेज करना है आपने क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए दो मेथड्स को। उसके लिए आप की टेस्ट हम बेसिकली यूज करते हैं, लीनियर रिग्रेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप इससे बायसनेस कर सकते हो कि हमारे पास एक मेथड दूसरे से कितना बेहतर है, वो सिग्निफिकेंट लेवल तक जा रहा है, वो लीनियर रिग्रेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ट्रूनेस को मेजर करने का सेकंड है टेक्निक है रेफरेंस कंपैरिजन, कि हमने एक रेफरेंस मटेरियल ले लिया और फिर हमने फ्रॉम द रेलिवेंट एक्सटर्नल क्वालिटी, अब रेफरेंस मटेरियल ये नहीं कि आपने कहीं से भी पकड़ लिया, वो आपने EQA स्कीम के तहत आपने जो ऑथेंटिक जो 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 ISO सर्टिफाइड कंपनीज है वहां से आपने रेफरेंस मटेरियल लेना है। एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट स्कीम के तहत आपने वो मटेरियल कलेक्ट करना है along with the statistical results showing all method mean or if available a certified reference material। आपने सब मेथड्स के जो रेफरेंस कंपैरिजन के साथ उस मेथड के साथ जितनी भी दफा उसको किया है आपने उसके स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं, और इफ अवेलेबल अ सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल के साथ भी उसको कंपेयर करना है। रन द एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट सैंपल एज मेनी टाइम एज पॉसिबल, ठीक है। वो डिपेंड, वही बात है कि अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 टाइम्स आपने उसी सैंपल को बार बार जो है वो एनालाइज करना है, और कितने दफा रिजल्ट सेम आते हैं कितनी दफा डिफरेंट आते हैं उसको फिर स्टैटिस्टिकली एनालाइज करना है कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स होंगे तो इसका क्या मतलब है, रिजल्ट सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब है उनके दरमियान में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है और वो एक्ट कर रहा है एज अ वेरिएबल। और जब कोई आपके पास वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट आती है कि रिजल्ट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट, इसका क्या मतलब है कि हम इसको इस कंपैरिजन को अगर हम एक दफा करें तो वो भी उतने ही बराबर है कि अगर हम उसे 10 टाइम्स करें, कि उसकी ट्रूनेस इतनी ज्यादा है। To determine the mean and standard deviation of these replicate tests, compare the results with the method mean obtained nationally। ठीक है जी, तो ये ट्रूनेस को हमने मेजर करने के लिए दो जो हमारे पास अवेलेबल टेक्निक्स हैं उसके मुताबिक हमने यूज किया। अब accuracy should be established across a specified range of analytical process. It should be assessed using a minimum of 3 concentration levels। अब इसको ये नहीं है कि आपने एक दफा एक कंसंट्रेशन से चेक कर लिया, आपने कहा हाँ जी मेरा मेथड इसके लिए अवेलेबल है, नहीं, उसने कहा कि एटलीस्ट 3 कंसंट्रेशन तक वो 10 ppm 20 30 या 10 100 1000 ppm कोई रेंज आपने बतानी है, तो मेथड किस रेंज तक जो है वो एप्लीकेबल है। Each in triplicate results of the accuracy study should be reported as a % recovery of the known amount added or the difference between the mean assay results and the accepted value। So this will give you the आपके पास क्या होना चाहिए
कि परसेंट रिकवरी ऑफ द नोन अमाउंट जो उसके अंदर ऐड की है वो कितनी है, या जो डिफरेंस कितना है, जो मीन ऐसे रिजल्ट्स एंड द एक्सेप्टेड वैल्यू, द सेट ऑफ डाटा शोइंग द एक्यूरेसी स्टडी। वो कहता है कि हमने यहाँ पे दिखाया है टेबल नंबर 1 में। चलिए हम आगे आएगा तो अब देखते हैं। अभी आपने अब दो मेथड्स पढ़े हैं ट्रूनेस को, टेक्निक्स जो ट्रूनेस को हम चेक कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि एक्यूरेसी को हम मिनिमम उसकी स्पेसिफाइड रेंज क्या है कि 3 कंसंट्रेशन लेवल तक आपने उसको चेक करना है। फिर नेक्स्ट आता है प्रिसीजन, द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रेप्लिकेट, कि अब आपने जो 10 टाइम्स किया है वो कितनी उसके दरमियान में कितनी कोहेरेंस है, कितनी ज्यादा दफा वो सेम रिजल्ट आ रहे हैं, तो उससे उसको हम मेजर करते हैं बाय द रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन से, कि हर कितना स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना एरर है उनके दरमियान में। तो हम एक जो 10 सैंपल्स हमने किए हैं, 10 किए हैं या 20 किए हैं या 30 किए हैं, तीनों के दरमियान जो डिफरेंस आएगा उसको हम मेजर करेंगे बाय द standard deviation say of a set of replicate. The measured standard deviation can be subdivided into, standard deviation जो हम measure कर रहे हैं उसको हम subdivided कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में। हम वो रिपीटेबिलिटी, हर दफा जब हम करते हैं तो वो रिपीट हम इस काबिल है कि रिपीट हर दफा वही रिजल्ट्स आए। इंटरमीडिएट प्रिसीजन, प्रिसीजन कौन सी है, चलें अगर बहुत हर दफा सेम नहीं आते तो उसके पास पास आते हैं, इंटरमीडिएट प्रिसीजन है या नहीं। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब है कि एग्जैक्ट वही रिजल्ट्स कितने टाइम्स आए। तो रिपीटेबिलिटी को अगर हम डिटेल से देखिए, इज ऑब्टेन्ड व्हेन वन ऑपरेटर यूजिंग वन पीस ऑफ इक्विपमेंट। रिपीटेबिलिटी कब होनी है, जब हमने एक ही पीस, सैंपल भी एक ही है और उसको एक ही इक्विपमेंट पे हम बार बार कर रहे हैं। ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम स्पान कैरीज आउट द एनालिसिस इन वन लेबोरेटरी। तो अब हम कहेंगे कि आपका सैंपल जो सा है वो आपका जो मेथड है वो रिपीटेबल है, ठीक है। अगर उसके रिजल्ट सेम आते हैं, सेम इंस्ट्रूमेंट पे सेम पर्सन एनालिसिस कर रहा है, सेम सैंपल को सेम इक्विपमेंट पे, तो इसको हम कहेंगे ये दिस इज अ रिपीटेबिलिटी। At least 5 or 6 determinations at 2 or 3 concentrations should be done, and the relative standard deviation will be calculated. Or precision is usually stated in terms of standard deviation or relative standard deviation. Both repeatability and reproducibility are dependent on analyte concentration, and so should be determined at a number of concentration and if relevant. The relationship between precision and analyte concentration should be established. अब repeatability को उसने बता दिया कि express the precision under the same operating condition. From the repeatability, standard deviation is calculated, and it is useful to calculate the repeatability limit. कितने times आपने उसको किया और कितने, इसको हम कहेंगे ये आपके पास ये